नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे मीनाक्षी नटराजन के उस केस की जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठ रहे हैं उस गलती की जो जानबूझकर की गई या फिर लापरवाही थी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बाद अब यह माना जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस के प्रदेश संगठन में देखने को मिले। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से एक दो नेता नहीं बल्कि तमाम बड़े नेता नाराज चल रहे हैं और नाराज चलने भी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड जीतू पटवारी का रहा है उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो उसी कप्तान के साथ अपनी टीम को आगे जंग में जाने दें। दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी के बीच अब से 2 दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विवाद हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे खुले मंच पर जब इस तरह की स्थिति है तो भीतर खाने क्या चल रहा होगा, सोचिए। कमलनाथ वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद करते नहीं है जीतू पटवारी को, आप सभी जानते हैं, लेकिन पार्टी अनुशासन की वजह से वो चीजों को बनाए रखे हुए हैं। उमंग सिंगार और जीतू पटवारी की आपस में नहीं पटती है, जग जाहिर है। इसके अलावा अरुण यादव हो, अजय सिंह राहुल भैया हो, जितने भी बड़े तमाम दिग्गज हैं उस तमाम लोग नाराज चल रहे हैं। और अब तो बहुत बड़ा कारण खड़ा कर दिया है जीतू पटवारी ने कि उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जा सके। सवाल कांग्रेस भी उठा रही है, सवाल कांग्रेस कुछ इस कदर उठा रही है कि अब यह मामला फिर से अदालत की चौखट तक जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के साथ साथ अदालतों को भी घसीट लिया, जिसके बाद इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने उन पर मानहानि का केस करने के लिए लेटर लिख दिया है अटॉर्नी जनरल को और कहा है कि आप इन पर मानहानि का केस कीजिए। तो ये लड़ाई एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी जो चल रही है वो भी बड़ी दिलचस्प है, और एक कांग्रेस के अंदर विद इन दी पार्टी जो लड़ाई चल रही है वो भी बड़ी दिलचस्प है। तो इसमें किसकी होगी शय, किसकी होगी मात, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आज जो झटका मिला है करारा कांग्रेस को, उसके बाद कांग्रेस ने किस तरह के आरोप लगाए हैं और बीजेपी किस तरह से पलटवार कर रही है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट से जब ये याचिका कांग्रेस की रिजेक्ट हुई उसके बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया है। तब तक इन्होंने जश्न नहीं मनाया था अपने तीनों ही सांसदों को निर्विरोध निर्वाचित होने पर, क्योंकि आज ये टेक्निकली पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि अब इस जो फैसला है उसको कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आज बीजेपी ने जश्न मनाया है, लेकिन कांग्रेस आक्रोशित है। दोनों के बयान सुनिए। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। तो सबके सामने स्पष्ट है, बंगाल में पूरी की पूरी चुनाव की चोरी हुई, असम में पूरी के पूरे चुनाव की चोरी हुई, जगह जगह पर ये चोरी के मामले आए, अब ये सीट चोरी तक बात बढ़ गई। इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है, रिटर्निंग ऑफिसर की। और इससे पहले राजेंद्र भारती जी के एक विधायक की जब सदस्यता ली थी तब भी इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध थी। कल जब नया तीनों निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा के सांसद किए, 9 बजे से 8:30 बजे वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम पे लग गए थे। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जितना बड़ा क्राइम किया, ये देश के इतिहास के लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला धब्बा है। जब सुप्रीम कोर्ट आम व्यक्ति को लेकर संज्ञान लेता है तो ये तो लोकतंत्र में ऐसी घटना घटी है जिसमें देश के हर चुनाव, चाहे नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव हो, जनपद चुनाव हो, मंडी चुनाव हो, कोऑपरेटिव के चुनाव हो, चाहे विधायक के चुनाव हो, चाहे सांसद के चुनाव, उन सब पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। राष्ट्रपति महोदया कई लोगों से आज मिली, लेकिन कांग्रेस के 61 विधायकों से मिलने के लिए समय नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रपति देश के लिए है, किसी पार्टी के लिए, ये तो मैं राष्ट्रपति महोदय से जानना चाहूंगा। राज्यसभा में हम सबका सौभाग्य है, तीनों की तीनों सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमने बीते समय
मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती थी। अब ये बड़े रिकॉर्ड बने जो भविष्यतः संभवतः एक तरह से हमारे सबके लिए गौरव करने वाले भी हैं। और अभी आपने जो सुना, इसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों को संघ की पृष्ठभूमि का बताया गया, यहां तक ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हुआ है, ऐसा 1-2 दिन पहले जो हुआ है, वो दिग्विजय सिंह के उस बयान में दिखता है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ साथ सरकार के साथ साथ अदालतों पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अदालतों पर, और उस आरोप को लेकर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब दिग्विजय सिंह पर होनी चाहिए। दोनों बयान सुनिए। चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इनफ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं, आज कल की डेट क्यों लगाई है? ये सब मिलीजुली चोरी है। मीनाक्षी नटराजन जैसा गांधीवादी व्यक्ति आज हमारे राजनीति में मैंने नहीं देखा है। उसको इस बारे में हटाया जा रहा है कि उसने कोई अपराध किया है। क्या मजाक है भाई। जिस तरीके का बयान दिग्विजय सिंह जी का है, ये देश की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, और इस अवमानना के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। मैं तो ये आग्रह करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा उनके खिलाफ स्वयं प्रेरणा से दर्ज करे। हम तो दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे ही। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे, राज्यसभा सीट पर कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में भी हार, बार बार गलती का कौन है जिम्मेदार? दिग्विजय कमलनाथ सिंघार प्रदेश नेतृत्व से नाराज, जीतू पटवारी के काम का कौन मांगे हिसाब? कांग्रेस बोली संघ से जुड़े चुनाव अधिकारी कर रहे गड़बड़ी, बीजेपी बोली सच की जीत हुई। राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, क्या अब एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सीधे रुख कर लेता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता अपराजिता पांडे जुड़ रही हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रवीण खारीवाल जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और संजय चड्ढा जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, जाने माने कानूनविद और संविधान के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले टेक्निकल मामला समझने के लिए संजय जी आज आपका रुख करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से माननीय न्यायालय से बहुत उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। क्या आपको जानकारी मिली होगी, क्या आधार था जिस पर खारिज किया गया? क्योंकि कांग्रेस बहुत सारे तकनीकी कारण बता रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि वहां से उन्हें न्याय मिलेगा। सर, संजय सर, अगर आप अपने अनम्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। सॉरी अभिलाष जी, जो मुख्य कारण है वो है प्रॉपर रेमेडी का ना लेना। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 229 बी हमको बाध्य करता है कि जब एक इलेक्शन प्रोसीजिंग इलेक्शन में आरंभ हो चुकी है, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अन्य कोर्ट उस इलेक्शन प्रोसेस में नहीं जाएगी, अन्यथा और वरन वो जो है इलेक्शन होने के बाद आप एक इलेक्शन पिटीशन जो है वो दायर करें, उसमें जाना चाहिए। पहली चीज तो प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं थी, प्रॉपर पिटीशन नहीं थी, और इलेक्शन पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं लग सकती। सुप्रीम कोर्ट में रिट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी या जो पीड़ित पक्ष है वो गया था, तो वो रिट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, पहली चीज। और दूसरी ये कहा ये इसलिए नहीं है क्योंकि एट दिस पैन अल्टीमेट स्टेट हम लोग इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। अगर अब ऐसी परिस्थिति में जब रिजल्ट आ गया है, तब आप जो है जाइए और एक इलेक्शन पिटीशन लगाइए, और सालों साल, ये मैं अपने आप से जोड़ रहा हूं, जो कि काफी साल लगा देती है। नहीं, ये बात कांग्रेस भी कह रही है कि 5-6 साल हम केस ही लड़ते रहेंगे फिर तो।
बिल्कुल। तो यही बात है इस इलेक्शन पिटीशन में। लेकिन कानून बड़ा सीधा है, आज नहीं बना है कानून, 20 साल से यही है कि वंस इलेक्शन हैज बिगन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जब आरंभ हो गया, तदुपरांत किसी भी प्रकार से ये सही नहीं है कि के संविधान की जो कोर्टें हैं अर्थात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो उनमें दखलंदाजी करें। ये आर्टिकल मैंने जैसे आपको बताया, आर्टिकल 229(1) के आधार पे इस चीज को कहा गया है, और इसकी नजीर की कमी नहीं है, कई नजीरें हैं। और रोज इस तरीके के किसी सोसाइटी में कभी कोई इलेक्शन है, किसी भी चीज का इलेक्शन है, जब लोग वहां जाते हैं तो इस तरह के जजमेंट्स रोज हम देखते हैं। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखे हैं जहां पे कोर्ट जो है इस तरह की रिट पिटीशंस को निरस्त करती है और कहती है जो प्रॉपर रेमेडी है, इलेक्शन हो जाने दीजिए और उसके बाद इलेक्शन को चैलेंज करिए। ठीक है सर। मैं अब इस पूरे मामले पर जल्दी से, सबसे पहले अपराजिता जी, आज 2 सवाल है। पहला तो मैं आपका जो लीगल जो आपके सेंटीमेंट आज हर्ट हुए हैं उस पर बात कर लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी आपको, लेकिन वहां से न्याय नहीं मिला। तो प्रथम दृष्टया अब ये लोग मानकर चल रहे हैं कि कल तक तो उनको सहानुभूति थी कांग्रेस से, पर शायद तकनीकी तौर पर आप लोग या तो साबित नहीं कर पाए कि आप सही थे, या तकनीकी तौर पर आप सही थे ही नहीं। ये चीज हो गई है। अब जनता के बीच में ये मैसेज चला गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता को साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि मैं एक महिला हूं, मीनाक्षी नटराजन जी का जो फॉर्म इन लोगों ने निरस्त किया है, जो राज्यसभा की सीट जो इन्होंने कूटनीति से भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में की है, उसमें एक बात जनता समझ चुकी है, दैट ये महिला विरोधी मानसिकता से किया गया है। इनका जो पाखंड था, जो ये चाहते थे, बात करते थे विमेन्स रिजर्वेशन बिल की, वो पार्टी महिलाओं को संसद में आने का मौका ही नहीं देना चाहती। तो सबसे पहले तो इनका महिला विरोधी चेहरा हमारे और आपके सामने आया है। अब जो मीनाक्षी नटराजन जी का केस है, जो भी अगर आप उसको कहें, क्योंकि इसमें पहले से कुछ था ही नहीं। देखिए, ना उनका किसी भी एफआईआर में किसी भी जगह उनका कोई नाम नहीं है। कोर्ट ने जो ये केस है उसका संज्ञान ही नहीं लिया है, तो वो उसको कैसे डिस्क्लोज करती जब कोर्ट ने उसका संज्ञान ही नहीं लिया है? अपराजिता जी, ये बातें तो कल तक ठीक थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आपके आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो अब ये बताइए कि अब जब एक्सेप्ट नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि कानून को तो सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैंने देखा कि दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव आयोग, केंद्र, राज्य और साथ ही साथ अदालतों पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। और पुष्पमित्र भार्गव जी ने तो आज लेटर भी लिख दिया है एजी को और कहा है इनके ऊपर मानहानि का केस चलाइए। तो क्या अब अदालत से सीधी लड़ाई लड़ने को कांग्रेस तैयार है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये निर्णय सुनाया है दैट ये इलेक्शन कमीशन के जुरिस्डिक्शन में आता है। उन्होंने सिर्फ इतना निर्णय सुनाया है। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी को कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, पर उसमें यह दिक्कत है कि 2 से 3 साल, जो आपने अभी देखा, विश्लेषक जी ने भी कहा 2 से 3 साल ये केस लंबित रहेगा, चलता रहेगा, हमें इसमें इमीडिएट रिलीफ नहीं मिल सकती। पर यह बात यहां पे सोचने की है, जो रिटर्निंग ऑफिसर राजेंद्र भारती जी के समय था, उसी ने इसमें भी यहां पर कूटनीति से ये गलत फैसला लिया है। और ये भी है कि संदिग्ध है उनकी भूमिका, क्योंकि वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। देखिए, यहां पर प्रश्न साफ है, व्यवस्था के खिलाफ ये प्रश्न हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जब कोई गलती हुई नहीं है तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूं जिससे हमारी बात साफ हो जाएगी। परिमल नाथवानी जी की बात कर लेते हैं। अरुण, उन्होंने तो अपना खुद का नाम अपने फॉर्म में गलत भर दिया था, जस्ट बिकॉज उनके पास बीजेपी की बैकिंग थी। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें टाइम दिया कि आप अपनी गलतियां रेक्टिफाई कर लीजिए और फॉर्म रेक्टिफाई करके फिर सबमिट कर दीजिए। तो ये क्या है? यहां पर एक अलग चीज और दूसरी तरफ एक अलग चीज। ठीक है अपराजिता जी, ठीक है। एक ही मापदंड होता है, सही सही होता है, गलत गलत होता है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से डॉक्टर प्रेम व्यास आपके पास आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए, बड़े गंभीर आरोप लग रहा है। चुनाव अधिकारी जो हैं वो संघ की पृष्ठभूमि के हैं, और अब अभी तक राज्य, केंद्र और चुनाव आयोग तो थे ही थे, अब अदालतों को भी आपके साथ जोड़ा जाने लगा है। क्या कहेंगे आप?
फिलहाल मुझे लगता है कि जो विषय के संदर्भ में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो भी एक महिला थी, श्रीलता, जिसके साथ में उत्पीड़न हुआ था और उस उत्पीड़न के खिलाफ उसने गुहार लगाई थी, हाथ जोड़े थे लगभग 3-4 वर्षों तक। और उसके बाद उसके उत्पीड़न के खिलाफ जो शिव कुमार साहब थे, उन्होंने जो उत्पीड़न करा था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः वो कोर्ट गई, समन जारी हुआ और समन आदरणीय मीनाक्षी जी को भी जारी हुआ और सितंबर या अक्टूबर में उन्होंने उस समन का जवाब दिया। तो यह साफ ही समझा जा सकता है कि विलिंगली और अनविलिंगली वो डिस्क्लोजर करना चाहती थी या नहीं, क्योंकि यह विषय एक महिला से जुड़ा था, महिला की अस्मिता से जुड़ा था, इसलिए वो चाहती थी कि यह विषय खुलकर सामने ना आए। और सिर्फ एक त्रुटि नहीं थी, मुझे लगता है कि लगभग फॉर्म 25 में आपराधिक जो भी आपको चाहे एफआईआर कोर्ट द्वारा दर्ज हो, चाहे पुलिस द्वारा, चाहे कोर्ट द्वारा समन जारी हो, जिसमें आप जवाब दे चुके हैं, उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां निर्मित होगी। और जेपी धनोतिया जी तो पूर्व में मुकेश मल्होत्रा जी का फॉर्म निरस्त करवा चुके हैं, तो भाई आप ऐसे लोगों को क्या सुपारी देते हैं जो आपके फॉर्म भरे और उसको निरस्त करवा दे? 10 विधायक होते हैं प्रस्तावक, क्या उन्होंने उस त्रुटिपूर्ण फॉर्म को नहीं देखा था? शपथ पत्र में अलग जानकारी, उसके बाद में मेन फॉर्म में अलग जानकारी, फॉर्म ए में जो आर्थिक अनियमितता, आर्थिक जो उनके एसेट्स है उसकी जानकारी दे देना और बी में उसको खाली छोड़ देना। और अभिलाष जी एक और जो टेक्निकल बात की जा रही है, जो 2024 में भीमपुर करके एक जगह थी जहां पर देवाशीष करके कैंडिडेट थे, उन्होंने नोटिफाई नहीं किया था, उनका निरस्त हुआ भाई। 27/2021 में नीलगिरी में एस गुरुमूर्ति, उनको जो है फॉर्म ए और बी में डिफरेंस आया था तो उनका निरस्त हुआ है। तो जहां पर आपके द्वारा निरस्त किया गया वहां पर सब पेरेंट गुड है, यहाँ पर आप प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2013-14 में, रिसर्जेंट इंडिया वर्सेस ईसी ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया है कि पेंडिंग क्रिमिनल केसेस को भी राइट टू नो के अंडर एडीआर 2002 के तहत बताना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट पूर्व में फैसला दे चुका है। जब आपको आर्टिकल 80 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 36, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर के पास अधिकार है, अगर आप अपने अधिकारों के तहत आप कोई सब्सटेंशियल डिफेक्ट करते हैं, किसी एविडेंस को छुपाते हैं, तो वो इसको निरस्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले में प्रवीण जी आपके पास। प्रवीण जी, जो होना था वो तो हो गया, अब यहां से मेरे दूसरे सवाल की जो है वो रूपरेखा शुरू होती है। मुझे ये बताइए, लगातार एक के बाद एक, बार बार लगातार हार, कांग्रेस में ये चल क्या रहा है? और मैं मान भी लेता हूं कि चलिए कि कुछ इसमें कुछ ज्यादा हो गया, कुछ साजिश हो गई, पर रास्ते तो हर बार कांग्रेस दे रही है ना। मुकेश मल्होत्रा का मामला हो, राजेंद्र भारती का मामला हो, बिना विधायक निर्मला सप्रे का मामला हो, ये तो खुद ही लोग अपने लोग ऐसा लग रहा है कि हिट विकेट हो रहे हैं, सेल्फ गोल कर रहे हैं। तो कांग्रेस में आखिर आला कमान को क्या वक्त आ गया है कि इस पूरे मामले पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक मध्य प्रदेश से बड़ी तोहमतें पार्टी के ऊपर लग रही हैं? देखिए, जहां तक आपने स्ट्रिक्ट एक्शन की बात करी है, मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाने का फैसला मध्य प्रदेश के 2-3 बड़े नेताओं को या उनकी राय को दरकिनार करके स्ट्रिक्ट फैसला ही था। राहुल गांधी जी की बेहद करीबी और ईमानदार नेता के रूप में विख्यात मीनाक्षी नटराजन को जब टिकट दिया गया तो ये माना गया कि ये सीधे सीधे राहुल गांधी जी का फैसला है और इसको सभी को पालन करके जिताना है। तो यहीं से जो कांग्रेस की रार शुरू हुई कि मीनाक्षी जी पैराशूट से मध्य प्रदेश में आई, और उसके बाद से ही ये तय हुआ कि भाई विधानसभा में कुछ विधायक कांग्रेस के टूट जाएंगे। इस तरह की बातें चली और आप जानते हैं कि दोनों तरफ से उसको लेकर रस्साकशी हुई और फ्लाइट से बेंगलुरु ले जाने की नौबत आई, और ये बीजेपी खेमे से ये कहा गया कि भाई हमारे कुछ विधायक संपर्क में हैं। मतलब कहीं ना कहीं मीनाक्षी जी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। दरअसल मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की गुटी राजनीति है वो इस कदर हावी है कि ये जो बड़े नेता हैं, विशेषकर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इनके रहते जितने अन्य नेता हैं वो न तो कभी फ्री होके काम कर पाते हैं और न कभी उनको सहमत कर पाते हैं। कभी एक को मनाओ तो दूसरा रुट जाता है, दूसरों को मनाओ तो तीसरा रुट जाता है, या फिर ये दोनों मिलकर जो प्रभारी हैं उनको आसानी से काम नहीं करने देते हैं। हम मध्य प्रदेश में कई सारे प्रभारी देखे हमने कांग्रेस के, जिन्हें कहीं ना कहीं इन 2-3 बड़े नेताओं के कारण असहजता लगती है। तो बड़े नेताओं का जो कुनवा है
वही इस समय जो खुद का बाहर ही नहीं ढो पा रही कांग्रेस, ये कह सकते हैं हम। इतने वजनदार और प्रभावी नेता हैं कि एक को मनाते हैं तो दूसरा रुठ जाता है। अभी अजय सिंह नाराज थे, दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी की अनबन हो गई, फिर उमर सिंगार और जीतू पटवारी की तू मैं के वीडियो वायरल होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी लगातार 23 में हार, 24 में हार, उसके बावजूद भी ये लोग कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने में हमेशा नाकामयाब रह जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाती है। वो इसलिए उठाती है कि वो हमेशा सजग रहते हैं, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, वो हमेशा संगठित रहते हैं। तो ये सीन है। ठीक है, मैं वापस आता हूं संजय जी आपके पास। संजय जी देखिए, बहुत बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान में जितने चुनाव होते हैं उतने कहीं नहीं होते। हम तो कहते हैं कि हम लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायत से लेकर के और सांसद, राज्यसभा सांसद, अपर हाउस तक चुनाव करते हैं। और मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी कोई तकनीकी मामला फंसता है तो नियमों को लेकर हमें आपको तकलीफ देनी पड़ती है, आपसे समय मांगना पड़ता है कि संजय जी आज फिर आना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। तो मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या जानबूझ करके इस देश में चुनाव से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को इतना जटिल रखा गया है कि अब तक हम नहीं समझ पाए? क्योंकि इस देश में आप बताइए चुनाव के अलावा होता क्या है? हर दूसरे तीसरे महीने तो चुनाव हो रहे हैं, और उसके बाद जो लोग सांसद रह लिए, जो लोग विधायक रह लिए, जो लोग मुख्यमंत्री रह लिए, उन्हें पता ही नहीं है कि नियम क्या है। सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है, चुनाव आयोग कुछ और कहता है, राजनीतिक पार्टियां कुछ और कहती हैं। जब वो सत्ता में रहती तो उनके लिए नियम अलग होता है, जब वो विपक्ष में होती तो नियम अलग हो जाता है। ये कंफ्यूजन है ऐसा, या आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस वाकई में कम होने चाहिए? आपको लगता है ये सब पॉलिटिकल माइंडसेट चेंज करने के लिए खेलते हैं, पता सबको सब है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, पता सबको सब है। पहली चीज, आपके शब्द चुरा के बोल रहा हूं। दूसरी चीज, निश्चित तौर पे ये सही नहीं है इस तरीके का जो कि अपरेंट दिख रहा है। जिस तरीके से आपसे मैंने कहा कि कल भी हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे, तो अपरेंटली एक टेक्निकल बिना पे जस्टिस होनी तो चाहिए, होती हुई दिखनी भी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पुराना नियम है, पुराना रूल है, जिसको जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमेशा अडॉप्ट करता है, वर्ड ओवर पूरे में अडॉप्ट किया जाता है। अपरेंटली ये तो ऐसा ही हो गया ना कि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड। ये इसी तरह की बात, भाई केस तो हमने डिसाइड कर दिया, लेकिन पेशेंट द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। अरे ये नहीं है निर्णय। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे इस जो जुडिशियल सिस्टम है, इसका उद्देश्य क्या है कि इस पंक्ति में जो सबसे नीचे व्यक्ति खड़ा है उसको भी न्याय मिले। अब सबसे नीचे वाले व्यक्ति का क्या होता होगा? बड़ी दुखद मन से मैं ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, और आपने मुझे देखा है, मैं हमेशा जुडिशरी के नियमों को, जुडिशरी के द्वारा किए गए निर्णयों को आपके सामने पेश करता रहा हूं और किस तरीके से हम करते हैं। लेकिन ये आज मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्जैक्ट चीज, शब्द मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं कि टेक्निकल रीजन से इस तरह के निर्णय को उड़ाना का समर्थन हो जाना, और एक व्यक्ति जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है। भाई कांग्रेस के अगर 61 वोट हैं, जो हमने एनालिसिस कल किया था, और 58 वोट्स की आवश्यकता है, तो प्राइमा फेसी, देखिए जो प्रैक्टिस होती थी, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस क्या होती थी। यहाँ पे 2 सीटें बीजेपी की थी, 1 कांग्रेस की थी, 2 उनके कैंडिडेट होते थे, 1 कांग्रेस का। यही हमने प्रैक्टिस देखी है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि नियमानुसार कोई किसी और व्यक्ति के खड़े होने में कोई मनाही नहीं है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड निकाल लीजिए किस तरीके से कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो मैं इस निर्णय का क्रिटिसिज्म करता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बहुत साफगोई आपकी रहती है, बिल्कुल मैं जानता हूं, और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। लेकिन संजय चड्ढा जी, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता ने माननीय कोर्ट को लेकर के, अदालतों को लेकर के भी कहा है कि सब जो है चोरी हुई है, और इसमें राज्य, केंद्र, चुनाव आयोग और अदालतें भी मिली हुई हैं। क्या आपको लगता है उनके ऊपर डिफेमेशन का केस की जो बात की जा रही है, क्या आपको लगता है लीगली एक्सेप्टेड होगा, या कोर्ट इसको बड़े दिल से देखेगी, या आपको लगता है दिग्विजय सिंह मुश्किल में फंस सकते हैं? क्या होने जा रहा है? दोनों चीजें हैं। कोर्ट इसको बड़े दिल से भी देख सकती है कि भाई व्यक्ति जो
दुखी हुआ है, उसने दुखी मन से ऐसी बात की, ये भी होता है कई बड़े बड़े नियमों में। हमने कई जगह, बल्कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि लंदन में एक केस था, वहां पे जज साहब ने कुछ डिसाइड किया, तो एक पत्रकार ने एक लिखा था लेख कि ये जो व्यक्ति है, ये जज के विषय में, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इस तरह की चीज लिख दी थी। तो जज साहब ने, देखिए ये है वो बड़ा उदार हृदय, उन्होंने लिखा था, मुझे जज केस का नाम याद नहीं, उन्होंने कहा था कि कई बार जो है कितनी अच्छी बात करी मेरी एज के हिसाब से, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ही हैड सेड, और उस चीज को उन्होंने लाइटर नोट पे छोड़ दिया। तो ये निश्चित तौर पे दिखता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इस तरह की भाषा सही मायने में गलत है, मैं उसका परजोर विरोध करता हूं, लेकिन न्यायालय इन चीजों को कई बार लाइटर नोट में लेता है। ठीक सर, मैं जल्दी अपराजिता जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखाता हूं, दिग्विजय सिंह हरीश चौधरी वाला वो वीडियो दिखाता हूं। जल्दी से जरा मेरे अपने पीसीआर से दरख्वास्त है, वो वीडियो को फुल स्क्रीन करके एम्बियंस के साथ सुनाइए, क्या हुआ था जरा फुल स्क्रीन के साथ। पीसीआर इसे फुल स्क्रीन कर लें कृपया कर। बताता हूं, ये अपराजिता जी देखिए, ऐसा तो नहीं है हर चीज के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है, कुछ मामलों में आप लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपके एक नेता ने जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नाम आया उन्होंने खुलकर के मुखालफत कर दी। रामकिशोर दोगरे ने विधानसभा में क्या कुछ कहा आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड है, वो चीजें छिपाई नहीं जा सकती। ये मंच पर जब ये हाल है कि दिग्विजय सिंह जी कुछ कहते हैं, हरीश चौधरी उनको रोक देते हैं, वो नाराज हो जाते हैं और गुस्सा करके फिर हाथ जोड़ लेते हैं कि ठीक है आप ही देख लीजिए, वो कहते हैं हम संभाल लेंगे, आप चुपचाप बैठिए। ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, आप लोग इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं कर सकते? आप ये हमेशा हर चीज पर बीजेपी जिम्मेदार है। पार्टी के अंदर अगर कोई नाराज है तो बीजेपी जिम्मेदार, पार्टी में नेताओं की नहीं पट रही तो बीजेपी जिम्मेदार, दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी जैसे लोग अगर जीतू पटवारी को खुल करके एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बीजेपी जिम्मेदार। कुछ चीजें तो आपको भी करनी होगी, आपने भी बीजेपी से सीख लिया कि हर चीज के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, तो आपके लिए भी मिल गया कि हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, संजय चड्ढा जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने बहुत सही कहा, जस्टिस शुड बी डन, जस्टिस सर्वोपरि है और न्याय होना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात आती है, देखिए हम कभी नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी किसी चीज के लिए जिम्मेदार है, रादर देन हाँ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है महंगाई के लिए, भारतीय पार्टी जिम्मेदार है कि वो बात करती है विकास का और काम करती है ध्रुवीकरण का। आज देश में जो हालात है, हाँ भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। और ये राज्यसभा का चुनाव जो था उसमें कांग्रेस पार्टी का हर एक विधायक एकजुट था, तभी भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई और उन्हें गलत तरीकों से हथकंडे अपनाकर साजिश रचकर मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म रिजेक्ट करवाना पड़ा। अरे कांग्रेस पार्टी का हर एक विधायक एकजुट था, तभी तो भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है, ये मोदी जी की स्ट्रैटेजी है कि विदेश नीति फेल तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार, महंगाई तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार, महिला अत्याचार तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार। पर हमारी ऐसी बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, वरिष्ठ नेता है, हमेशा उन्होंने जीतू पटवारी जी का साथ दिया है, बल्कि उन्होंने हमेशा यंग ब्लड को पॉलिटिक्स में, राजनीति में आगे किया है। जब दिग्विजय सिंह जी से पूछा गया कि क्या अब मीनाक्षी नटराजन जी जा रही हैं राज्यसभा में, आप नहीं जाना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने बहुत कर लिया, पार्टी ने हमको बहुत दिया है, हम चाहते हैं गांधीवादी चेहरा मीनाक्षी नटराजन जी के रूप में नारी शक्ति का प्रतीक ये दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो आप बता रहे हैं, जो हरीश चौधरी ने दिग्विजय सिंह को कहा वो नहीं बता रहे हैं मैडम। क्या बात हो रही है अपराजिता जी? दिग्विजय सिंह जी को हरीश चौधरी ने क्या कहा, और दिग्विजय सिंह मूलचंदानी जी ने क्या कहा, अगर उनकी कोई रामकिशोर दोगरे ने क्या कहा, ये तमाम चीजें क्यों नहीं आप बात करते? 2.5 लोगों की बात सुनी जाती है। नहीं, एक नहीं है ना, ये लगातार पूरी सीरीज है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है।
आप अपने परिवार में बैठते हैं तो क्या मतभेद नहीं होते? क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होती है? ठीक है, स्वाभाविक है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोगों की बातें सुनी जाती है। इमरजेंसी नहीं है तो कि फिर क्यों निकाल, फिर मूलचंदानी जी को क्यों निकाल दिया? फरमान आ जाए और इंदौर के पूर्व ऐसे कांग्रेस पार्टी नहीं चलती। इंदौर के इतने बड़े नेता को क्यों निकाल दिया? फिर लोकतंत्र था तो उनको बनाए रखते पार्टी में, निष्कासित कर दिया 5-6 साल के लिए आपने, मैंने सुना है, सही सुना है ना? देखिए लोकतंत्र तो है, हाँ। लोकतंत्र तो है, जवाबदेही भी तय करनी होती है। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं जवाबदेही भी तय करनी तो होती है। जवाबदेही केवल नीचे के नेताओं की तय होगी, जो लगातार इस तरह के ब्लंडर्स किए जा रहे हैं प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा, उनकी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। सत्य आगे आए। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। अब डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपसे भी सवाल करता हूं, जरा वो ग्राफिक्स पीसीआर चलाइए जो अभी आपने कुछ देर पहले चलाया था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को लेकर के जो सवाल आपने आपसे थोड़ी देर पहले चलाए थे वो चलाइए। झारखंड के एक कैंडिडेट का जिक्र होता है, इससे पहले जो चलाए गए थे झारखंड के कैंडिडेट के, वो मैं चाह रहा था। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, वहां पर किस कदर, एक मिनट अपराजिता जी उसी सवाल पर हूं अपराजिता जी, पूरा दर्शकों को समझाने दीजिए। दूसरा चलाइए जिसमें फोटो के साथ ग्राफिक्स है। मैं झारखंड के कैंडिडेट का डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपसे बात करता हूं। उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखी, एक्सेप्टेड, उनको टाइम दे दिया गया ठीक कर लो। उन्होंने कंपनी की डायरेक्टरशिप जो है वो चुराई, एक्सेप्टेड, उनको टाइम दे दिया गया ठीक कर लीजिए। ऐसे 5 बिंदु थे जिन पर आपत्ति हो सकती थी सर, तो ये तो गलत बात है ना? कानून की नजर में तो सबको समान होना चाहिए, प्रथम दृष्टया तो लग रहा है गलत हो रहा है। अविनाश जी, झारखंड में सबसे पहले बात तो 2008 में भी वे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे और उनके प्रस्तावक कौन थे? यही झामुमो जो अभी कांग्रेस की समर्थन कर रही है। और उसके बाद में जब वो राज्यसभा गए थे तब तो वाईएसआर जो कांग्रेस की सपोर्ट है उन्होंने सपोर्ट करा था उनको। तो मुझे लगता है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और उसके बाद में त्रुटि किस स्तर की है वो भी तो देखना आवश्यक है। अगर उनको लगता है कि उनकी त्रुटि सुधारने योग्य है तो उन्होंने उसके लिए आगे बढ़े। इसीलिए मैंने कहा कि 2024 में जब भीमपुर में देवाशीष जी नोटिस नहीं कर पाए थे, क्यों कांग्रेस ने आपत्ति जताई कि उनका जो है नामांकन निरस्त करवा दिया था? क्यों नवंबर 27 2021 में नीलगिरी में एस गुरुमूर्ति उनके फॉर्म 21 और 22 में अलग अलग जानकारी हुई थी, उसको प्रदर्शित करके उनका क्यों नामांकन फॉर्म निरस्त करवा दिया था? तो एक तरफ तो आपने जिस तरह के नामांकन पत्र निरस्त करवाए उसकी एक लंबी फेहरिस्त है, और भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं कि हरीश चौधरी जी और दिग्विजय सिंह साहब वाला जो विषय, और उसके पूर्व में आपने आरएसएस के लिए कहा था। तो मुझे बताइए ना, पंत साहब को, गिल साहब को, सेशन साहब को उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात चुनाव लड़ाए गए, मंत्री पद, महत्वपूर्ण पद दिए गए, और उसके बाद में वो कौन सी पार्टी को संबंधित कर रहे थे? आप आज आरएसएस की बात करते हैं। उसके बाद में कैलाशनाथ वंचू, वो तो वकील भी नहीं थे भाई, कानून के जानकार भी नहीं थे। उसके बाद में इंदिरा जी ने उनको सपोर्ट कर जो है जज बना दिया। उसके बाद में जस्टिस मेहरुल इस्लाम, कानून का किस तरह डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप इतिहास बहुत बताते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए इतने नियम ना आप ये बताइए ना, अभी जो पांच पॉइंट है, अपराजिता जी एक मिनट, 5 पॉइंट है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, तब कानून सही है, तब ठीक है सब, क्योंकि वो बीजेपी का कैंडिडेट है। रिटर्निंग ऑफिसर वहां पे कौन होता है अभिलाष जी? विधानसभा का सचिव होता है। वहां पर सरकार किसकी है, कौन तय करेगा? मैंने आपको फैसले के साथ में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 2013-14 का रिसर्जेंट इंडिया वाला मामला, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ही फैसला लेगा, सेक्शन 36 में लिखा है। तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसके बेसिस पर उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन जहां पर मैंने जो 27/2021 की बात करी या 2024 की बात करी, वहां पर जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा निरस्त किया गया। इस बात को भी तो उल्लेखित कीजिए। एक तरफ आप अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 2 से 3 जगह पे जहां पर्चे निरस्त हुए हैं उसको भी प्रदर्शित करना चाहिए। और ये कांग्रेस की आंतरिक पीड़ा में तेलंगाना में जहां से खबर आई है, मुझे बताइए वहां किसकी सरकार है? तो वहां की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के क्यों नहीं दिया कि ऐसा कोई प्रकरण हमारे विचार में नहीं है, या मीनाक्षी जी उस प्रकरण में जो है किसी भी तरह के सहभागीदारी उनकी नहीं है, या वहां से अगर जानकारी आती है तो इसका दोष भारतीय जनता पार्टी पे थोड़ी ना दे सकते हैं। आपकी सरकार, आपके लोग वहां से जानकारी प्रदत्त करते हैं। यहाँ जीतू पटवारी जी और हरीश चौधरी जी के बीच में नहीं बनती है। दिग्विजय सिंह साहब खुल के बोलते हैं कि केसी वेणुगोपाल साहब के पास पहुंचने के बाद में जीतू पटवारी जी पदोन्नति करवा लेते लोगों की। ठीक है, चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कुछ बात कर लीजिए। ना ठीक है डॉक्टर, ना अभी हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, अब हो गया। मैं जल्दी से प्रवीण जी के पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। प्रवीण जी, मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले में क्या लगता है कि झारखंड में कैंडिडेट जो था बीजेपी का था, मंत्री के डाकू से संबंध है? अपराजिता जी बस ठीक है, मेरा सवाल प्रवीण जी है कि क्या झारखंड का जो मैटर है उसको देख करके ये लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो है फेयर प्ले नहीं हुआ है कानून में,
क्योंकि मीनाक्षी नटराजन के पास टेक्निकल ग्राउंड था कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है, तो वहां पर एक एज उनको मिल सकता था। और वहां पर तो सीधे तौर पर दिख रहा था कि उन्होंने कंपनी की डायरेक्टरशिप की बात छुपा ली, यानी संपत्ति का ब्यौरा छुपा लिया। उन्हें टाइम दे दिया गया, उनसे कहा कि आप फिर से भर दीजिए फॉर्म, और वो चीजें उन्होंने कर लिया ठीक। उनके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक थी, तमाम चीजें थी। तो ये लग रहा है ऐसा प्रथम दृष्टया, लोगों के मन में ये वहम है। आपको क्या लगता है, ये वहम ठीक है या नाजायज है? नहीं, कहीं ना कहीं विरोधाभासी तो है ही, दोनों प्रकरण की तुलना हम करें। लेकिन ये मैं संजय चड्ढा जी से भी जानना चाहूँगा कि क्या फॉर्म में ऐसा भी कोई एक कॉलम होता है कि जिसमें ये बताना होता है कि कोई शिकायत भी चल रही है आपके खिलाफ, तो उसकी भी जानकारी देना है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो लूप पॉइंट है ही। और एक मुद्दा डमी कैंडिडेट का भी है कि क्या डमी कैंडिडेट होता तो ये स्थिति नहीं बनती। तो मुझे लगता है कि विवेक से अपने झारखंड में प्रमुख सचिव ने अवसर दिया, और इसके पहले कई लोगों को अवसर दिया। लेकिन क्या ये जो बड़ी चूक है जो हलफनामा के साथ दी गई है और कोर्ट में इन्हें जवाब दे दिया, उनको संज्ञान में था कि उनके विरुद्ध मामला है, अब वो आपराधिक है या नहीं है वो एक अलग बहस का विषय। लेकिन क्या फॉर्म में ऐसे कोई कॉलम है जिसमें ये भी देना पड़ता है कि क्या सामान्य शिकायत या कोई शिकायत चल रही है उसकी भी जानकारी देना है? संजय जी प्लीज क्लियर कीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 33 में और सब क्लॉज 1 में 2 सब क्लॉजेज हैं उसके, जो एफिडेविट देने के लिए कहते हैं। पहला सब क्लॉज ये कहता है कि जहां पे किसी क्रिमिनल मैटर में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है और वहां पे 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा है, तो आपको उसके बारे में बताना है। और दूसरा, जहां पे आपको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हुई है। तो एज फार एज द लॉ इज कंसर्न, लॉ में साइलेंट है। भाई साहब ने पूछा मुझसे तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लॉ में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई केस चल रहा है। क्योंकि देखिए, अगर एक बड़ी छोटी सी एक बात कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि अगर मुझे मालूम है कि कल अभिलाष जी ने खड़ा होना है चुनाव में, मैं इनके खिलाफ एक कंप्लेंट कर दूंगा ना। बैठ गए। कंप्लेंट करने से नहीं है, चार्ज फ्रेम होना बहुत बड़ी बात बहुत आवश्यक है, बहुत बड़ी बात आवश्यक है। और किसी भी व्यक्ति को गिराने के लिए तो सैकड़ों झूठी कंप्लेंट उसके बाद निरस्त हो जाएगी। अगर प्रवीण जी, निरस्त हो जाएगी अगर झूठी कंप्लेंट। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूं। अगर विरोधी इतने सुदृढ़ होकर ऐसा संगठित कार्रवाई करने का मन बना ले कि भाई चुन चुन के जो खड़ा हो सकता है उसके खिलाफ साहब एक क्रिमिनल मुकदमा कर देंगे। बढ़िया बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसे डिफाइन किया संजय जी। और ये जो लूप होल्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो कहा है कि बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन अगर चीज नहीं है, तो फिर जो ताकतवर होता है, जो पावरफुल होता है, वो उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है। ये तो होता रहा है देश में, और जाहिर सी बात है कि ये कहीं अगर हो गया है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं लोग फूल्स का फायदा उठा करके तो देश आज का किस स्थिति में पहुंचा सब जानते हैं। कांग्रेस जब सत्ता में होती थी तो वो उठा लेती थी, अब अगर बीजेपी में है तो अगर उठा रही है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। कानून को बदला जा सकता है और स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, पर अब ये तो तभी होगा जब इसको लेकर के लंबा वक्त बीतेगा। फिलहाल तो कांग्रेस ने शायद लगता है सेल्फ गोल कर लिया, और इसमें थोड़ा सा अगर चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध लग रही है, जो प्रथम दृष्टया लोगों को ऐसा लग रहा है, और कोर्ट ने उसको नहीं माना है क्योंकि कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर इसलिए लोगों के मुंह पर ताले भी लगते हैं, पर मन में सवाल उठते हैं तो उठ सकते हैं। लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अपराजिता पांडे जी, प्रवीण जी, संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।